और बच्चों आपके लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए हमने पहली बार हिस्ट्री में एक ऐसा कोर्स प्लान किया है जो आपको आपके कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करने से पहले कोडिंग पे महारथी बना देगा और आपको वो एक्सपर्टीज देगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं कॉलेज की शुरुआत एक पंच के साथ करूं, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना कोडिंग का, एआई का है ना, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें अगर आप आगे नहीं होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, सिविल के बच्चे को भी, केमिकल के बच्चे को भी कोडिंग आज की डेट में सीखनी पड़ती है एज अ बैकअप प्लान। और आपको पता है जो आने वाला ट्रेंडिंग जमाना है, आपको एक कदम आगे चलना है। तो आप अपने कॉलेजेस की शुरुआत अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करना चाहते हैं, हमने आपके लिए एक अमेजिंग प्लान किया है। कोडिंग का कोर्स बड़ा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और खुद इसे मैं आपको बता दूं, हमारे एक आईआईटी के प्यारे प्यारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, वो खुद आपको इसके अंदर हेल्प या गाइड करने वाले हैं। तो आप फॉर्म भरिए, आगे आपको मेरी पूरी टीम इस बैच के बारे में आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट करेगी। यू विल गेट अ कॉल और फिल दी फॉर्म। कोई बच्चा अगर कोडिंग के लिए अपनी शुरुआत करना चाहता है विद द पंच फॉर योर कॉलेज लाइफ बच्चों, ठीक है जी। तो चलो अब ये सारी बातें हो गई हैं, अब आइए विनय सर अब शुरू करते हैं आपके सामने सवाल। पहला सवाल यार लेटेस्ट सवाल करेंगे, 2024 का सवाल है ना, और एडवांस का 2024 का सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैकेनिक्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन सब इंक्लूडेड है। तो आज मैंने सारी ये चीजें मिलाकर एक सिंगल सेशन के अंदर आपको देनी है, ठीक है। सवाल सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है यार एक बॉल को थ्रो किया गया फ्रॉम लोकेशन 0,0, तो मैं आपके सामने कुछ बना देता हूं, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। तो दो लोकेशन है बेटा, मोटी मोटी बात है, एक ओरिजिन है 0,0 और एक लोकेशन हमारी L,0 है। एक लोकेशन जो है विनय सर वो L,0 है, ठीक है। तो एक लोकेशन हमारी 0,0 है और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें V0 स्पीड θ0 एंगल से थ्रो किया। तो मैंने जो थ्रो किया वो V0 की स्पीड से थ्रो किया और एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज θ0 in positive x direction. The ball is hit by a stone. तो ये बॉल है और यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है, और स्टोन को जब मैंने थ्रो किया, स्टोन को थ्रो किया किस पॉइंट से? L,0 से। L,0 से स्टोन को थ्रो किया एट एन एंगल 180 माइनस θ1। तो मेरे भाई ये वाला जो एंगल तुझे गिवन है, ये गिवन है 180 माइनस θ1। तो मतलब तू समझ गया, ये वाला जो एंगल होगा इधर से ये एंगल होगा θ1। तो इसको हमने V0 से θ0 से थ्रो किया, उसको मैंने θ1 एंगल से थ्रो किया, और मान लो उसकी जो वेलोसिटी है उसे अपन V डैश ले लेते हैं, ठीक है, एंड विद अ सूटेबल इनिशियल स्पीड। अब यहां पे सूटेबल इनिशियल स्पीड को मैं V डैश कह रहा हूं। सूटेबल का मतलब यहां पे ये है कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये स्टोन्स आपस में एयर में कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसी वेलोसिटी होगी जिससे कोलिजन अचीव किया जा सके, ठीक है। तो वो भी कैसे होगा वो भी आपको भी मैं बताऊंगा। और हमें दो केसेस गिवन है कि एक केस में एंगल हमारा है ना 45 डिग्री या दोनों 45 डिग्री है, और दूसरे और जो टाइम जो है वो हमारा T1 है ना। तो यहां पे ये लिखा हुआ है द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ सूटेबल इनिशियल स्पीड। सूटेबल का मतलब कि कोलिजन हो जाए फॉर अ फिक्स्ड V0। V0 हमारा वही है और एंगल हमारे दोनों अगर 45 डिग्री हैं। द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम T1, और जब ये एंगल 60 और 30 हो जाएंगे फिर जो टाइम हिटिंग का होगा वो होगा T2। आपको T1:T2 की रेशो स्क्वायर की रेशो निकालनी है। तो मोर और लेस आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा लॉलीपॉप ही है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो अपन क्विकली एक काम करते हैं मेरे भाई, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जब हमारा दोनों एंगल्स हमारे 45 डिग्री हैं, ठीक है, तो मैं ये बना देता हूं V0 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और यहां पे भी बेटा हम बना देते हैं V डैश एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहला केस हमारा जो है वो ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट केस जो है मेरे भाई हमारा वो ये वाला है जब दोनों एंगल हमारे 45 है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आपको करना चाहिए कि यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स ले लेता हूँ। ये आ जाएगा V0/√2, यहाँ भी आ जाएगा V0/√2, और यहाँ पे भी बेटा हमारा आ गया V'/√2 cos 45, और इधर भी आ जाएगा V'/√2 sin 45, ठीक है। तो मोटी मोटी बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा सा सेटअप आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार, अगर मैं इस बॉल के फ्रेम में चला जाऊं, ठीक है, तो ये जो बॉल है हमारी, अगर मैं इसके फ्रेम में चला जाऊं और स्टोन को देखूं, ये हमारा स्टोन है, तो स्टोन के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज है? V'/√2, आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखें V'/√2, और ये वाली कौन सी है? ये दिस इज ऑल्सो V'/√2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये V0/√2 रिवर्स करके, ये V0/√2 रिवर्स करके आप इसको दे देंगे, V0/√2 रिवर्स करके इस बॉल को दे देंगे, और ये V0/√2 रिवर्स करके आप इसको दे देंगे। तो रिलेटिव मोशन आई गेस आपको याद होगा, जिसके फ्रेम में तुम जाते हो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके तुमने दूसरे को दे देना है, ठीक है। तो मैंने इसके ये दोनों कंपोनेंट्स रिवर्स करके उस बॉल को दे दिए। और ये सब बच्चों को बात पता होगी, रिलेटिव मोशन के अंदर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर इसकी एक्सेलरेशन g है
और इसकी भी बॉल की एक्सेलरेशन जी है। तो अगर हम इस बॉल के फ्रेम में जाएंगे, तो याद रखिएगा ये जो जी दिया है डाउनवर्ड, ये जी इसे हम ऊपर दे देंगे, तो एक्चुअली में रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। और ये कई बार आपको ये बात बताई भी गई है, एक प्रोजेक्टाइल अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल पे बैठ के देखी जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी, बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसके इसमें हमारी जीरो होती है, ग्रेविटी कट जाती है आपकी। ठीक है, तो सिर्फ जो माहौल बनना है वो आपका वेलोसिटी की वजह से माहौल बनना है। ये माहौल बेटा आपका पूरा तैयार है। अब यहां पे देखो सूटेबल का मतलब क्या था, आ जाओ वापस आ जाओ। सूटेबल का मतलब क्या था, सूटेबल स्पीड का मतलब इतना है कि कलीजन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो कलीजन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी ये अपवर्ड वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं, ये जो वाई डायरेक्शंस की जो वेलोसिटीज हैं, ये जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज हैं, ये हमारी नेट वेलोसिटी वाई में जीरो होगी, सीधी सी बात है, तभी ये एक्चुअली बॉल इसको आके हिट करेगी। तो वो जीरो होने के लिए v डैश बाय रूट टू को v नॉट बाय रूट टू के बराबर होना पड़ेगा, रूट टू कट गया, v डैश इज इक्वल टू v नॉट होना पड़ेगा। और अब आप देख लो ये कितनी टाइम के अंदर उसको कोलाइड करेगी, तो लेट्स से दैट टाइम इज t1, इसको कोलाइड होने का जो टाइम है वो t1 है, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और कितनी स्पीड से बॉल आ रही है, v डैश बाय रूट टू प्लस v नॉट बाय रूट टू। ठीक है, तो v डैश और v नॉट दोनों इक्वल हैं, तो अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी बात देखें तो इट इज रूट टू v नॉट, रूट टू ये आ जाएगा, समझ ना, ये भी v नॉट के बराबर है, तो v नॉट बाय रूट टू प्लस v नॉट बाय रूट टू, तो ये आपका ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रूट टू v नॉट आपका बन जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो पहला टाइम मुझे t1 मिल गया, पहला टाइम मुझे t1 विनेसर मिल गया। ऐसे ही दूसरा टाइम भी निकाल ले। अब दूसरे टाइम के लिए तुझे क्या गिवन है, एंगल 60 और 30। दूसरे टाइम के लिए एंगल क्या गिवन है विनेसर, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अगर 60 और 30 गिवन है तो वो और आसान है। अगर 60 और 30 गिवन है, मान ली ये हमारा v नॉट है और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और इधर जो वेलोसिटी है वो हमारी लेट्स से v डैश है और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं, ये आ जाएगा v नॉट cos 60, तो v नॉट बाई 2 आ जाएगा और v नॉट sin 60 आ जाएगा रूट 3 बाई 2 v नॉट। और ऐसे अगर v डैश को देख लूं तो v डैश cos 30 रूट 3 बाई 2 v डैश sin 30 यानी कि v डैश बाई 2। ठीक है, और अब फिर वही बात, अगर मैं इस बॉल के फ्रेम में चला जाऊं, मान लो यही वाली बॉल, अगर हम इस बॉल को रोक दें, इसके फ्रेम में चली जाएं और सामने वाले को देखें, तो सामने वाले का पहले क्या क्या माहौल है वो आप देख लो। दिस इज रूट 3 बाई 2 इंटू v डैश, और ये ऊपर आ जाएगा बेटा हमारा v डैश बाई 2, और साथ ही साथ अगर मैं इसको रोक देता हूं तो ये v नॉट बाई 2 हमारा पलट के इधर आ जाएगा, v नॉट बाई 2 इधर आ जाएगा, और ये रूट 3 बाई 2 v नॉट जो है ये हमारा इधर आ जाएगा, रूट 3 बाई 2 v नॉट हमारा इधर आ जाएगा। अब सिर्फ वही गेम दोबारा कि ये हमारा जो y डायरेक्शन का माहौल है ये कैंसिल होना चाहिए, तो v डैश बाई 2 रूट 3 बाई 2 v नॉट के बराबर होना चाहिए, यानी कि v डैश जो है वो रूट 3 v नॉट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि टाइम क्या लगेगा, तो जब ये बॉल यहां से यहां आएगी तो जो टाइम लगेगा वो t2 लगेगा। तो t2 अगर आप बेटा देखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब नेट स्पीड क्या है, रूट 3 बाई 2 v डैश, रूट 3 बाई 2 इंटू v डैश प्लस v नॉट बाई 2 प्लस v नॉट बाई 2। तो t2 की वैल्यू अगर आप देखोगे l अपॉन रूट 3 बाई 2 इंटू v डैश की वैल्यू कितनी है, v डैश इज रूट 3 v नॉट, सॉरी v डैश इज हाउ मच, हाँ रूट 3 v नॉट इंटू रूट 3 v नॉट प्लस v नॉट बाई 2। तो मैं बेटा ये साफ साफ देख पा रहा हूं, इट इज l अपॉन 3 बाई 2 v नॉट प्लस v नॉट बाई 2, ये 3 बाई 2 बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2 v नॉट। सॉल्व करके देख लीजिए आपका आ जाएगा 2 v नॉट। तो t2 आ जाएगा l बाई 2 v नॉट, t2 आ जाएगा l बाई 2 v नॉट, t1 आ जाएगा l बाई रूट 2 v नॉट। अब t1 बाई t2 की रेशियो निकालनी है, l बाई रूट 2 v नॉट और l बाई 2 v नॉट, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, l से l गया, v नॉट से v नॉट कट गया, ये सॉल्व करिए, सॉल्व करके रूट 2 आ जाएगा, और t1 बाई t2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, रूट 2 का जो स्क्वायर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मोटी मोटी बात तो समझ रहे हैं, मोटी मोटी बात तो समझ रहे हैं, तो सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो 2 हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारी आई गेस मोटी मोटी कहानी थी 2024 का सवाल। 2024 का सवाल आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, बट दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजी पीजी 11th क्विज, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप इसे कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा धैर्य रख के सॉल्व करें। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमारा एडवांस का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, और बस ये याद रखिए 2-3 कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक प्रोजेक्टाइल और एक प्रोजेक्टाइल का कोलिजन लेना है तो वो कोलिजन पॉसिबल तभी है जब वाई कंपोनेंट्स वेलोसिटी के बेसिकली इक्वल होंगे।
तो बेसिकली इसका y और तभी वो y में नेट रिलेटिव जो होगा वो हमारा एक्चुअली 0 हो पाएगा, है ना, तभी उसके पास वो आगे उससे कोलाइड कर पाएगा। तो पहला कंसेप्ट ये दिमाग में रखना है। दूसरा, रिलेटिव मोशन जब प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्टाइल का होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन सदैव 0 होती है, इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2024 का लेटेस्ट PYQ है। आइए एडवांस का आपको दिखाते हैं एक सवाल 2018 का, बड़ा ही अच्छा शानदार सवाल है। क्या कहता है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा देखिए बहुत ही क्यूट सा सवाल है। आपके सामने हमने एक बॉल को ग्राउंड से v0 स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और ये नीचे गिरेगी, ठीक है ना। इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर। तो ये जो हाइट है ये हमें गिवन है h इज इक्वल टू 120 मीटर, और आप अगर h की वैल्यू भी लिखना चाहें तो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर बाय 2g, और c आता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो वो ये आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर बाय 4g। तो v0 स्क्वायर बाय 4g मुझे गिवन है 120। बेसिकली 120 की जो वैल्यू है वो है v0 स्क्वायर बाय 4g, है कितनी वैल्यू सर, v0 स्क्वायर बाय 4g, v0 स्क्वायर बाय 4g, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हिट करने के बाद इट लूजेस हाफ द काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके बाद हिट करने के बाद ये बॉल अब थोड़ी कम हाइट पे जाएगी बिकॉज उसने एनर्जी लूज कर दी है, और इसका बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मान लो अब उसकी जो रिबाउंड वेलोसिटी है वो v डैश है, रेड से रिबाउंड वेलोसिटी v डैश है। अब जो v डैश होगी याद रखना वो हमारी v0 बाय √2 होगी। ये बात आप समझ रहे हो, हाफ द, है ना, हाफ द काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, सीधी बात है बेटा। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m v0 स्क्वायर, तो अब काइनेटिक एनर्जी आधी होगी, तो वेलोसिटी बाय √2 होगी ना, तभी हाफ m अगर इस वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो v0 स्क्वायर बाय 2 एक एक्स्ट्रा बाय 2 का फैक्टर बनेगा। तो आई होप मेरे बच्चों आप बात समझ रहे हो ना। न्यू काइनेटिक एनर्जी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है इसे ऐसे समझ के देख लो, हाफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ m v, आधी लूज कर दी, इतनी थी आधी लूज कर दी, मतलब इसका आधा जो है, इसका आधा जो है वो बच गया। तो अगर तू यहां से अगर थोड़ा सा भी अगर तू देखेगा ये हाफ m से हाफ m कट गया, तो v डैश की वैल्यू जो सॉल्व करके तू लाएगा वो हमारी v0 बाय √2 आ जाएगी, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो अब एंगल है बेटा वो गिवन है हमें 30 डिग्री। ये भी क्वेश्चन के अंदर डेटा आपको गिवन है। आपसे पूछा गया नई हाइट कितनी होगी, नई हाइट कितनी होगी, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, ये जो न्यू हाइट है। तो देखिए यार कई बार क्वेश्चन ना देखने में कई बार थोड़ा सा ग्लैमरस लगता है, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स आई एम टेलिंग यू पीपल, एडवांस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ग्लैमरस दिखते हैं, उतने होते नहीं, तो हो जल्दी जाते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखें। तो अगर आप h डैश की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, h डैश किसके बराबर होगा, है ना। अगर आप नई हाइट निकालेंगे तो इट इज नई वेलोसिटी का स्क्वायर, नई वेलोसिटी का v डैश का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मेरे ख्याल से यही होगा, जल्दी देख ले, है ना। हाइट क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो जो वेलोसिटी है वो v डैश है, साइन स्क्वायर 30 बाय 2g, ये तुझे करना है। तो अगर बेटा इसको आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारे सामने हमारी लाइफ चल है। v डैश को लिख लो v0 बाय √2 का स्क्वायर, साइन 30 जो स्क्वायर कर दोगे तो बाय 4 आ जाएगा, अपॉन 2g हो जाएगा। तो मैं अगर यहां से थोड़ा सा भी दिमाग लगाऊं, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और ये 2g नीचे है इंटू 4, और मैं अगर और कुछ ना करूं v स्क्वायर बाय 4g 120 है, तो v स्क्वायर बाय 4g, v स्क्वायर बाय 4g 120 है, तो 120 बाय 4 है। अगर आप देखो ये है ना 2 और 2 बचा मतलब 4 बचा, तो ये सॉल्व करके हमारी नई हाइट जो आएगी 30 मीटर आ जाएगी, 30 मीटर। बच्चों यस, बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। जयदेव जी ने बड़ा पहले आंसर निपटा दिया अपना। आप सॉल्व करें, सॉल्व करके 30 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। कैन बी इजिली डन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 2022 का सवाल। अब 2022 जो था बेटा इट वाज अ टफ शिफ्ट। ये 2 साल जो 2022 वाला जो साल था इसका एडवांस का पेपर बहुत टफ था, और इनफैक्ट सिर्फ 15% मार्क्स पे ही कट ऑफ एग्रीगेट क्लियर हो गई थी। अब ये लगाइए 2023 में 23% पे कट ऑफ क्लियर हुई, 24 में 30% पे कट ऑफ क्लियर हुई एग्रीगेट में, है ना, और यहाँ पे 15% पे कट ऑफ क्लियर हो गई थी। और आप देखिए इसके अंदर भी, है ना, ये जो सवाल था ये बहुत डुएबल था, ये सवाल कोई मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में क्रिएट किया गया। क्वेश्चन सुनिए, कह रहे प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा।
तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को v स्पीड से फायर किया, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ बना देता हूं माहौल। v स्पीड से फायर किया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने उसे v स्पीड से फायर किया एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, और ये कुछ ऐसा माहौल है, ये बॉल ऐसे ऊपर जाके नीचे गिर रही है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। When the acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d। तो ये कह रहा है कि यार अगर यहाँ पे हमारी acceleration due to gravity g है, जो रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की, ये वाली, ये जो रेंज होगी, ये वाली जो रेंज होगी, ये d के बराबर है। तो ये जो d है इसकी वैल्यू सबको पता ही है बेटा, क्या होती है, u स्क्वायर साइन ऑफ डबल द एंगल साइन 2 थीटा बाय g, है ना। तो ये बेसिकली रेंज जो है ये d के बराबर है, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ डबल द एंगल बाय g। अब देख हो क्या रहा है, कह रहा है प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन, है ना, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी। अगर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब ये वाली ट्रैजेक्टरी है, यहां पे प्रोजेक्टाइल एक डिफरेंट रीजन में एंटर करे जहां पे ग्रेविटी बदल गई, ठीक है। तो अब अगला केस क्या कह रहा है, तेरे को ये कह रहा है कि यार ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी तेरी जो तूने यहां पे बनाई मेरे बंधु, ठीक है, जो तूने यहां पे बनाई, ये अगर आप यहां पे देखें मेरे बंधु, तो कह रहे हैं जब तुम हाईएस्ट पॉइंट पे थे मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, यहां पे ग्रेविटी जी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब तुम एंटर किए तो वहां पे ग्रेविटी बदल गई, वो होगी जी डैश, यानी कि जी अपॉन 0.81 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने आधे व्हेन इट एंटर्स, है ना, द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रैजेक्टरी, द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g अपॉन 0.81, वो g अपॉन 0.81 है। देन द न्यू रेंज इज d डैश, जो नई रेंज होगी वो हमारी d डैश होगी, दैट इज na to d, जो न्यू रेंज होगी वो होगी na to d के बराबर। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो यहां पे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे हो यहां पे हो, तो आपकी सारी की सारी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट इज v cos थीटा। यहां वेलोसिटी हमारी v है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होगी, v cos थीटा। तो आपसे पूछा गया जो नई रेंज है, अब आप जरा बड़ा टेक्निकली सोचो, अगर ओरिजिनल रेंज हमारी ये d है, ओरिजिनल रेंज हमारी d है, तो टेक्निकली ये जो हिस्सा होगा हमारा आधा, जो जी में ही चले हो, वो तो d/2 ही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, दिस इज इक्वल टू d/2। तुम्हें बस ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, इसे x कह लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेविटी बदल गई, यहाँ पे ग्रेविटी बदल गई। अब आप देखो, थोड़े से अगर समझदार इंसान हो, अब ये सारी कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि सर ये एक अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह सॉल्व किया जाए कि एक टावर है जिसकी हाइट h है, और हाइट की जो वैल्यू है वो है यू स्क्वायर, वही पुरानी वाली साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना, वो जो पुरानी हाइट हमारी आनी थी, जो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो एक टावर पे खड़े होकर एक बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है और ये नई ग्रेविटी है, तो व्हाट इज द न्यू रेंज, व्हाट इज द न्यू रेंज, क्या हम ये निकाल सकते हैं? तो बेटा जो रेंज होती है आपको पता होना चाहिए, वो होती है हमारी इनिशियल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, है ना, जो भी यहां से आने का टाइम लगा, और इनिशियल जो स्पीड है वो हमारी v cos थीटा। तो अगर आप थोड़ी सी भी, है ना, इनिशियल स्पीड जो है बेटा वो हमें दिखाई दे रही है, दैट इज v cos थीटा, दैट इज विनेसर v cos थीटा, v cos थीटा, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बेटा वो आपकी बहुत सिंपल होती है, वो होती है √2h/g, और जो g है वो g/0.81 है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, याद रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा, √2h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, और जो g होगा वो g डैश के बराबर होगा, और जो g डैश है वो g/0.81 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आप अगर थोड़ा सा भी जरा समझो इस चीज को, ये जो x निकल के आ रहा है दैट इज v cos थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है ना। एक तो मुझे दिख रहा है कि 2 से 2 कट गया, v स्क्वायर बाहर आके v ही बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाहर आके साइन ही बन जाएगा, ये साइन थीटा ही बन जाएगा, और ये जो g है ये g इंटू जी बेटा, अगर आप देखोगे, अगर आप बुद्धि लगाएं, ये हमारा g इंटू जी भी बाहर आके g बन जाएगा, और ये 0.81 ऊपर आ जाएगा, और 0.81 का अंडर रूट 0.9 होगा, 0.81 का जो अंडर रूट होगा वो 0.9 होगा, इफ आई एम नॉट, यस एग्जैक्टली, ये 0.9 होगा, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है जी। तो आप अगर इसको थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये बड़े ही शानदार तरीके से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। तो वही मैंने लिखा है √2h/g, ठीक है। तो h के अंदर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और साथ ही साथ, है ना, अगर आप यहां पे लगाएं तो ये आंसर आपका निकल आएगा, v cos थीटा और v sin थीटा बाय g। तो अगर आप देखो मेरे भाई, है ना, ये मोटी मोटी बात, हाँ बिल्कुल मैंने ठीक की है, और इसमें भी बेटा अगर आप थोड़ी सी और बुद्धि लगा लो,
आप यहां पे अगर आप थोड़ा सा इसे ऐसे लिख लो 0.9 इंटू वी स्क्र साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना, ऐसे अगर आप लिख लो वी स्क्र साइन थीटा कॉस, और 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से बार डिवाइड कर लो, 2 से बार डिवाइड कर लो। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ डबल द एंगल साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। तो साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी बन गया रेंज, तो ये तुम्हारे सामने बन गया 0.45 डी, 0.45 डी, है ना। ये जो चीज बन गई आपकी रेंज बन गई, ये डी के बराबर है, ये डी के बराबर है, बेसिकली ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो इट इज 0.45 डी। तो ये 0.45 डी है, ये हमारा 0.5 डी है, 0.5 डी है। तो जो न्यू रेंज होगी, जो न्यू रेंज होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी 0.5 डी, 0.5 डी और प्लस ये एक्स्ट्रा जो हमने निकाली है 0.45 डी। मुझे बहुत खुशी है बच्चों ने चैट के अंदर आंसर लिख दिया है। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.95 डी। ये किसके बराबर आ जाएगा विनय सर, 0.95 डी एग्जैक्टली, है ना। बहुत आती है मेरे भाई, बहुत आती है बेटा। याद उसे किया जाता है जब बुलाया कभी हो, तो बुलाया तो कभी है ही नहीं भाई, मेरे बगल में ही रहते हैं। ठीक है जी। और क्या, हाँ रोज का आना जाना है भाई। चलो भैया क्या करें, है ना बेटा। तो देखिए जीवन में एक बात याद रखिए, कितना वक्त आपका किसी के साथ है ये आपके हाथ में, कंट्रोल में नहीं है। ये एक वैसे ही ए वेरी क्लोज पर्सन ऑफ मी, है ना। तो बहुत ही मेरे करीब एक इंसान था, वो अभी जीवन में जस्ट ना शी हैज पास्ड अवे, तो काइंड ऑफ अ सिस्टर। और वो मैं यही बात अभी सोचता हूँ पलट करके, एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त जो था वो कोविड में चला गया, ठीक है। तो मैं ये तो जीवन का निष्कर्ष है मेरे भाई, तेरे पास कितना समय है किसी के लिए और तेरे पास खुद के लिए कितना समय तुझे पता ही नहीं है। तुझे नहीं पता आज तू जिसके साथ बैठा है वो तेरी आखिरी मुलाकात है, दोबारा कभी होनी है नहीं होनी है। तो इसलिए बेटा जीवन में भर के एंजॉय करिए। इस जीवन में स्ट्रेस नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। आएगा स्ट्रेस है बेटा, सब मिट्टी हो जाना एक दिन, है ना। तुम मतलब मिट्टी से बने हो, मिट्टी में जाना है। तो तुम्हारी एक ही चीज जो तुम्हें इस संसार में दी गई है वो है तुम्हें समय। तो समय बढ़िया बीतना चाहिए, समय में आनंद आना चाहिए, समय ऐसा होना चाहिए कि यार स्वाद आ गया, ठीक है। तो हाँ एग्जैक्टली, तो समय ही सबसे बड़ी चीज है। अगर समय अच्छा बीतेगा किसी के साथ, यही आपको करना चाहिए और वही बेटा सबसे आपकी असली पूंजी है, ठीक है। तो समय बढ़िया बिताइए, स्ट्रेस मत लीजिए जीवन में किसी भी चीज का, मजे से चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। आओ जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार खूबसूरत सवाल है ये। सवाल विनय सर का सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और सिर्फ इसीलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हों, ठीक है। तो यार देखो यार, इस क्वेश्चन को जो बच्चा अटेम्प्ट करना चाहे वीडियो को पॉज करे, आराम से अटेम्प्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे हूं तो एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने खुद का क्रिएटेड क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है एक लाइन का। आपको वाई एक्सिस पे पोजीशन गिवन है, एक्स एक्सिस पे रेसिप्रोकल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। वाई एक्सिस पे पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे आपकी रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी गिवन है। आपसे पूछा गया है टाइम कितना लगेगा बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा, ये हमारा उद्देश्य है। तो आमतौर पे हमें वीटी ग्राफ गिवन होता है, वीटी ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी होती है, स्लोप एक्सेलरेशन होती है। मैंने इस बार अलग तरह का ग्राफ दिया है। तो वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे मेरी वेलोसिटी है। जिस बच्चे को जैसे अटेम्प्ट करना हो कर लेना। मैं यहां पे आपके लिए सीधा मुद्दे की बात बता देता हूं। आप अगर इस क्वेश्चन में देखो सीधी सी बात है, क्या क्या थॉट आते हैं। एक बच्चा कहता है चलो मैं स्लोप निकाल देता हूं, स्लोप निकालता हूं। स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है ना। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। एक बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इसकी लाइन की स्लोप निकाल के देखते हैं। तो डी वाई एक्सिस में कौन है, एक्स, और एक्स एक्सिस में कौन है, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कौन है, 1/v। तो इट इज बेसिकली dx अपॉन डी ऑफ 1/v। ये हमें स्लोप देगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज है। ये कुछ क्रिएटिव नहीं बन रहा ना, स्लोप कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ऐसे ही फिर अगला एक बच्चा एरिया अंडर द ग्राफ ट्राई कर सकता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप ट्राई करेंगे, है ना, अगर आप ये वाला एरिया ट्राई करेंगे, एक बच्चा कहता है कि सर मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालता हूं। तो याद रखना जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो होता है वाई dx इंटीग्रल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, ऐसा एरिया कैसे निकालते हैं, आप एक रेक्टेंगल लेंगे, इस रेक्टेंगल की थिकनेस जो होती है वो होती है dx और जो हाइट होती है वो होती है y। तो इसका एरिया क्या होता है y dx, और उसे अगर आप इंटीग्रेट कर दें यहां से यहां तो y dx इंटीग्रल निकल आता है। आप करके देख लीजिए, ये आपका कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि y एक्सिस पे हमें गिवन है
ये है हमारा, है ना, ये एक्स है ना, वाई एक्सिस पे एक्स है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। वाई एक्सिस पे जो है वो एक्स है, वाई एक्सिस पे जो है ये एक्स है, वाई एक्सिस पे एक्स है, और एक्स एक्सिस पे रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी है। तो वाई एक्सिस पे एक्स है, और ये डी ऑफ 1/v है, तो एक्स डी 1/v, ठीक है ना, वाई डी एक्स इंटीग्रल। तो वाई एक्सिस पे एक्स है, एक्स एक्सिस पे बेसिकली 1/v है, तो एक्स अजीब सा बन गया ना, गंदा सा। अगेन ये भी कोई, है ना, करके मुझे खुशी नहीं मिलती, मेरा चेहरा थोड़ा उदासी होगा। अब यहां पे कोई बच्चा रुके मत, थोड़ी मेहनत करता रहे। अगर बेटा आप ये वाला एरिया निकालते हैं ना, देखो ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है, और ये जो हाइट होती है ये होती है dy, ये आती है हाइट dy, वाई एक्सिस पे है। तो अगर आप ये वाला एरिया निकालेंगे ना, ये वाला, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है जो वाई एक्सिस पे निकाला जाता है, ये होता है एक्स dy इंटीग्रल, है ना, क्योंकि देखो x हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ, वर्टिकल लेंथ dy, तो x dy रेक्टेंगल बनेगी, और ऐसे आप इंटीग्रेट करेंगे सारी रेक्टेंगल्स, तो ये होता है x dy इंटीग्रल। इसे अगर आप निकाल लेंगे तो x एक्सिस पे कौन है, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पे कौन है, x है, वाई एक्सिस पे x है, और x एक्सिस पे 1/v है, तो इट इज बेसिकली 1/v x dy, y जो है वो x है। तो अगर आप देखो ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, और साथ में आपका ये dx है। तो आप अगर थोड़ी सी भी बुद्धिमान इंसान है, dx से dx कट गया, ये ऊपर आ गया, तो ये dt इंटीग्रल है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो t ही होगा। तो ये वाला जो एरिया है ये तुम्हें टाइम ही दे देगा। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल का इधर वाला एरिया निकल के आएगा, है ना, ये वाला जो एरिया निकल कर आएगा, मेरे भाई मैं यहां बना देता हूं, ये वाला जो एरिया है, जो कि आप निकाल भी सकते हैं, हाफ इंटू, है ना, इंटू ये ले लो बेस। अब ये हमारा 2 है, ये 4 है, तो बेस की जो हाइट है वो 2 है, और ये जो हाइट है हमारी ये कितनी है, ये वाली, ये भी 2 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये 2 के बराबर है, ये जो एरिया है विनय सर, हाफ इंटू 2 इंटू 2 है, तो वो 2 के बराबर है। तो टेक्निकली स्पीकिंग टाइम जो निकल के आएगा वो हमारा 2 सेकंड ही निकल आएगा। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें एक्चुअली ना स्लोप काम की आ रही है, ना ये वाला एरिया काम का आ रहा है, आपका जो वाई एक्सिस में प्रोजेक्टेड एरिया वो आपके बड़े काम का है। थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, इन आइडियाज को लेते जाइए, है ना, रेडी रहिए। कहीं पर भी आपको देखो बेटा, ये जो चीजें जो आपको मैं करवा रहा हूं एडवांस की सीरीज में, जहां पर भी आपको पेपर में लगता है यार ये थोड़ी लग सकती है, मत ठोकियो, वहां घबराइयो मत, वहां पीछे मत हटियो, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं तो पक्का लग जाएगी अगर तू थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, कॉशियस रहना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जेईई एडवांस 2023 का सवाल है, एक अगला क्वेश्चन कराएंगे आपके सामने, और ये बड़ा ही प्यारा, मुझे जहां तक याद है ये पहला ही सवाल था, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही था। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन आप देखिए, मैक्सिमम बच्चे सवाल कराए थे, बट अगेन थोड़ा पेशेंस वाला है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स का स्ट्रक्चर इसके अंदर गिवन है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको चेक करनी पड़ेंगी, बट क्वेश्चंस बड़ा ही नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में किया जा सकता है। कह रहा है एक स्लाइड है, फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस है, तो मैं आपको बता देता हूं ये एक स्लाइड है और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, तो आपने यहाँ पे एक बॉल को रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, तो स्लाइड करते हुए जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी उसे मैं u0 कह रहा हूं, वो √2gh के बराबर होगी, है ना, h हाइट से छोड़ा है तो √2gh के बराबर होगी, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इस फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग, तो ये जो स्लाइड है किसी एक बिल्डिंग के टेरेस पे रखा गया है, और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमारी 3h है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 3h है। फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर, ए स्फेरिकल बॉल मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्लाइड एट रेस्ट टॉप ऑफ द टेरेस, द लीव्स द स्लाइड विद वेलोसिटी u0 x कैप। तो डेफिनेटली जो u0 है, जो u0 यहां से जब लीव करोगे तो वेलोसिटी जो होगी वो x कैप मतलब x एक्सिस होगा। अच्छा ये x कैप है, y एक्सिस को वो z कह रहा है, ये याद रखना, y एक्सिस को वो z कह रहा है, तो बेसिकली जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh x कैप, तो u0 जो होगा वो होगा √2gh x कैप। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, साथ साथ आप निपटाते जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये ग्राउंड पे ऐसे गिरी और जब ग्राउंड पे हिट किया तो उसका एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो अब आप जरा नोटिस करो मेरे भाई, जब ये बॉल यहां से यहां ऐसे करके नीचे गिरी, जब ये बॉल यहां से यहां ऐसे करके नीचे गिरी, तो दो तीन चीजें यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो √2gh ही रहेगी, है ना, x की वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं, और जो y की वेलोसिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, √2gh, और h जो है वो हमारा कितना है, अब हमारी ये वाली हाइट है,
अब ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गया, वो 3h के बराबर है। तो किसी भी चीज को अगर आप ड्रॉप करते हो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ड्रॉप ही हुआ है, तो नीचे पहुंच के वेलोसिटी होती है √2gh, जो कि 3h के बराबर है। तो दिस कम्स आउट टू बी √6gh, दिस कम्स आउट टू बी √6gh। तो मैं अगर यहां पे ये √2gh के बराबर है, ये √2gh के बराबर है, ये √2gh के बराबर है, तो मैं अगर यहां पे ये जो नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल निकालूं थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे वो आ जाएगी √6gh बाय √2gh। मेरी बात समझ रहे हो? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सामने जो हाइट है वो हमारी √6gh है बाय √3gh। तो ये अगर आप करोगे 2√2gh, तो ये करोगे ये √3 आ जाएगा। तो सॉल्व करके जो एंगल निकल के आएगा थीटा, वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और एक इक्वेशन मुझे डी और एच में भी दिखाई दे रही है, तो मतलब मुझे ये डी भी निकालना पड़ेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम चले। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा डी मैंने अभी आपको पिछले में भी बताया, वो होती है इनिशियल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज पूछी जाए ना, तो याद रखना नीचे गिरने का टाइम है ना, उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ux इंटू टी, वो आपको डी दे देता है। तो ux तो बेटा यहाँ पे √2gh ही है, वो तो वही रहेगा आपका। और टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा हमारा वही है √2h/g, और h जो है यहाँ पे वो 3h है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये g का g से हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये हमारा कितना आ रहा है, d की वैल्यू कितनी आ रही है, ये √2 बाहर आ जाएगा, एक √3 अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3h। तो d की वैल्यू आ रही है 2√3h, तो d बाई एच की रेशो 2√3, d बाई एच की रेशो 2√3, d बाई एच की रेशो 2√3। बेटा ये गलत हो गया, ये कैसे, आई एम नॉट रॉन्ग, ये h1 नहीं होगा, आगे h1 गिवन है। अच्छा, इसके आगे रिबाउंड भी कर रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया, d बाई एच की रेशो 2√3 है, d बाई एच की रेशो जो है वो 2√3 है, ये d बाई h1 कह रहा है 2√3, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब आगे का जो माहौल है अगली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो यार ये जो बॉल है ये ऐसे करके गिरी, ठीक है जी, और उसके बाद अब आगे का माहौल डिस्कस करना है। तो देख यार, जब ये गिरी तो x में वेलोसिटी हमारी √2gh थी, और y की वेलोसिटी जो थी वो √6gh थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है, वो √6gh है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी हमें गिवन है, ठीक है, if I'm not wrong, it bounces off with velocity v vector and reaches maximum height h1। अच्छा ठीक है जी, the acceleration due to gravity is e and coefficient of restitution is 1/√3। तो हमें e की वैल्यू भी गिवन है 1/√3। अब बेटा ये हमारा एक तरह से ऑब्लिक कोलिजन है, ये बात आप याद रखिए कि जब भी आप कोलाइड करते हो तो तुम्हारी ये जो x की वेलोसिटी है, देखो अब ये हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दिस इज माई लाइन ऑफ इंपैक्ट, जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल अब इसी लाइन के अलोंग आएगा, वो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है। तो जो वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होती है वो चेंज नहीं होती, तो √2gh वाला जो कंपोनेंट है वो एज इट इज कैरी हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा जिससे तुम हिट किए हो, इसके e टाइम से रिबाउंड कर दोगे, तो e टाइम्स √6gh से आप अपना रिबाउंड कर जाओगे, वो रिबाउंड कर जाओगे। मेरी बात समझ गए? तो जिस अगर √6gh से हिट किया है तो e टाइम्स √6gh से आप अपना रिबाउंड कर दोगे। e की वैल्यू 1/√3 है, e की वैल्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहां गया e की वैल्यू जो है वो हमारी 1/√3 है, e हमारा 1/√3 है। तो अगर मैं यहाँ पे e को देखूं 1/√3 अगर मैं यहाँ लगाऊं, तो ये सॉल्व करके हमारा √2gh ही बन जाएगा। तो ये भी √2gh, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप वेलोसिटी देखोगे, नई वेलोसिटी जो हमारी v डैश निकलेगी, एक तो 45 डिग्री पे निकल आएगी, ठीक है, 45 डिग्री पे निकल आएगी, और v डैश की वैल्यू भी अगर आप देखोगे ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हैं, तो मतलब √2 टाइम्स, है ना, अगर दोनों वेलोसिटी x और x है तो नेट वेलोसिटी √2x है, तो √2 टाइम्स ऑफ √2gh। तो मुद्दे की बात, ये जो वेलोसिटी है ये 2 टाइम्स √gh आ जाएगी, नई वेलोसिटी √2 टाइम्स gh आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में पूछी गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये हमारा x है, ये हमारा z है। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में v डैश को लिखें तो मेरे ख्याल से √2gh x में है, x कैप आ जाएगा, प्लस √2gh
जेड कैप आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, √2gh कॉमन एक्स कैप प्लस जेड कैप, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ये हमारा वीरे सर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, डन डन। ठीक है जी, तो मोटी मोटी जो कहानी है वो हमारी ये बन जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, √2gh के हिसाब से आपकी बन जाएगी मोटी मोटी कहानी। तो ये जो है आपका ये गलत हो जाएगा। देखो एक्स कैप माइनस जेड कैप, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इसको ठीक कर लेते, तो एक्स कैप प्लस जेड कैप आपका बनेगा। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन आपने वैसे रिजेक्ट कर दिया। तो ले देके हम देखेंगे ए और सी अपना सही जवाब है। ठीक है, ले देके अगर हम देखेंगे ए और सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ए एंड सी ऑप्शन। ठीक है, ये डी भी मुझे लग रहा है ये शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे एच होगा H1 की जगह। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, अगर ये D/H होगा तो D/H 2√3 होगा। ऑप्शंस में शायद मुझे लग रहा है H1 हो गया प्रिंट, तो D/H वो 2√3 हमारा वैसे ही आ रहा है। अगर आपको एक्जैक्टली H1 भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, मतलब इसके आगे जो अगली हाइट होगी, है ना, अगर कोई बच्चा इसके आगे की अगली हाइट, कोई बच्चा अगर आगे की, है ना, इसकी बॉल की अगर कोई अगली हाइट जो भी है, ये H1 अगर निकालना चाहता है तो H1 का भी बहुत सिंपल सा रूल है। तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g करना होता है, और क्या है। तो अगर आप वो निकाल भी लोगे, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर आप निकाल लोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh, है ना, और बाय 2g। अच्छा, जो H1 है वो H के बराबर ही है। अच्छा, ठीक है, फिर वो भी करेक्ट हो गया। तो अगर H1 भी लिखा तब भी ठीक है। तो H1 H के बराबर ही प्रूव हो रहा है, तो H1 H के बराबर ही प्रूव हो रहा है। तो H1, ये H की जगह H1 भी लिख सकते हो, तो D/H1 भी 2√3 आ जाएगा। सॉरी, मैंने देखो बेटा, ये सिली मिस्टेक होती है आपके सामने। विनय सर ने लाइव क्लास में सिली मिस्टेक की है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो क्योंकि H1 H के बराबर ही आ गया, तो D/H और D/H1 दोनों की रेशो यही आ जाएगी। ठीक है, तो अगर H1 भी लिखा तब भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपके ACD आंसर आ जाएंगे। आप देखिए, मैंने 2 पार्ट ठीक भी सॉल्व किए, लेकिन ये पार्ट अगर मैंने H1 पूरा कैलकुलेट मान लो ना किया होता अंदर तक, है ना, तो ये पार्ट अननोइंगली मुझसे अगर गलत हो जाता तो आप सोच के देखो, मुझे हाँ पार्शियल मार्किंग जरूर मिल जाती, मुझे ऑप्शन को टिक नहीं करता, बट हाँ एक फ्री फंड का नंबर अपना यहां से चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसी चीजों का ध्यान रखिए। ये जो सवाल बेटा मैं आपको देने वाला हूं, ये सवाल आपका JEE 2025 के अंदर आने वाला है। दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली 100% कम अंडर JEE एडवांस 2025 का सवाल है। आमतौर पे स्प्रिंग जो है, देखो अभी तक हमने जितने भी सवाल एडवांस के अंदर देखे हैं, स्प्रिंग्स का मास कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स के अंदर आपने जितनी भी फिजिक्स के सवाल देखे होंगे, वी ऑलवेज ट्रीट स्प्रिंग टू बी अ मासलेस एंटिटी। स्प्रिंग को मासलेस माना जाता है, बट अगर कभी स्प्रिंग का मास कंसिडर कर लिया जाए तो कैसे उसे हैंडल करना है, आज मैं तुम्हें इसका एक रूल बता रहा हूं। ठीक है, तो आपके सामने पहला सवाल ऐसे आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेटा, आई एम वेरी श्योर JEE एडवांस में कभी ना कभी पूछा जाएगा। आपके सामने बेटा देखो, एक स्प्रिंग है जिसका मास m है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग मासलेस नहीं है। तो इसका आइडिया आज मैं आपको दे रहा हूं, आप पूरा सुनिए और इसको याद रखना जो भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और उसे मैं v0 वेलोसिटी से स्ट्रेच कर रहा हूं। ठीक है, और आपसे पूछा गया है इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², है ना। हाफ, अगर आप स्प्रिंग को एक एंड से v0 से खींच रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mv²। बस अब रूल ये याद रख लो, जहां पे स्प्रिंग का मास m होगा, आपने इफेक्टिव मास उसका 1/3 लेना है, m/3 लेना है। ये रिजल्ट है, कैसे आया मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का, पहले आंसर समझ लो, 1/6 mv02, 1/6 mv02। जहां पे कभी तुम्हें स्प्रिंग का मास m गिवन हो, जो रूल है वो समझ लो, जो रूल है वो समझ लो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर कभी भी तुम्हारे सामने स्प्रिंग का मास m गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और तुम इसे खींच रहे हो v0 स्पीड से, तो रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है। तुम स्प्रिंग का जो मास है, स्प्रिंग का जो मास है उसका 1/3 एक ब्लॉक को दे दो m/3, मतलब मान लो इसका 1/3 मैंने एक ब्लॉक को दे दिया, और इस स्प्रिंग को मासलेस मान लो, इस स्प्रिंग को मासलेस मान लो। मुद्दे की बात ये है, ये कंक्लूजन है जो आपको मैं दे रहा हूं। इसे तुम अगर v0 स्पीड से खींच रहे हो तो भैया इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अब कितनी होगी, इसका तो मास है नहीं, तो क्या लिखोगे आप, ½ m/3
m/3 इंटू इस वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 1/6 mv0 स्क्वायर। तो रूल बहुत सिंपल है, जब भी कभी स्प्रिंग का मास गिवन हो उसके 1/3 मास को, है ना, तुमने एक ब्लॉक में दे देना है और स्प्रिंग को मासलेस मान लेना है। ठीक है, तुमसे अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस भी पूछी जाए इस स्प्रिंग की तो 2/√m/k। अब m जो होगा वो इफेक्टिव मास कितना होगा, वो हमारा m/3 होगा। ये रूल है, मोटी मोटी बात की रूल है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे निकल के आया, तो देखो यार बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इस एंड की वेलोसिटी को v0 कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर मैं अगर इस एंड की वेलोसिटी को v0 कह रहा हूं, मैं अगर इस एंड की वेलोसिटी को v0 कह रहा हूं, ये जो दूसरा एंड है ये वाला जो दीवार पे लगा हुआ है, ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है हमारा। यस विनय सर, बात आपकी बिल्कुल समझ गए। तो यार अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो, अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, लेट्स से दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये लेंथ जो है ये L के बराबर है, और ये जो है ये हमारी लेंथ जो है इस एंड से ये हमारी x के बराबर है। तो अगर आप यहां पे थोड़ी सी भी अगर आप बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी सी भी जो बुद्धि है ये अगर आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये जो एक टुकड़ा है x डिस्टेंस पे, जो एक टुकड़ा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, v0/L इंटू एक्स। किसके बराबर होगी विनय सर, v0/L इंटू एक्स। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यस और नो। देखो ये जो टुकड़ा है हमारा रेड कलर का, इसकी x डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी v0/L इंटू एक्स। आप एज्यूमिंग, हम क्या मान रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग, मैं लिख देता हूं, वी आर एज्यूमिंग लीनियर डिके ऑफ वेलोसिटी। बेटा लीनियर डिके ऑफ वेलोसिटी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको यहां समझा रहा हूं मेरे बच्चों। जब भी कभी स्प्रिंग विद मास सिस्टम आपके सामने आ जाए, हम वेलोसिटी का लीनियर डिके मानते हैं। लीनियर डिके का मतलब यहां पे ये है कि अगर इस एंड की वेलोसिटी v0 है, बहुत लीनियर तरीके में यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और यहां 0 हो जाएगी। तो अगर मान ले मैं x को 0 पुट करूंगा तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी। अगर मैं x को, देखो वेलोसिटी x के साथ लीनियर डिके हो रही है, तो अगर मैं यहां वेलोसिटी, अगर मैं x को L पुट करूंगा, L इज द नेचुरल लेंथ, तो वेलोसिटी जो है इस एंड की v0 है। तो ऐसे ही सोच के देख ले, जो हमारा मिडिल में होगा बेसिकली L/2 लेंथ पे होगा, वहां वेलोसिटी v0/2 होगी। तो ऐसे मान लें यहां वेलोसिटी v0 है, फिर v0/2 है, फिर v0/3 है, फिर और कम हो गया v0/4, फिर 0। तो लीनियर डिके वेलोसिटी हम मान लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आपको भी समझ में आएगा। यार ये जो मास होगा रेड कलर का, मान ले इसका जो मास है वो dm है, ठीक है, वो dm है। तो ये पहले तो समझो dm किसके बराबर होगा, सर पूरा मास अगर m है, पूरा मास m है, तो m/L इंटू dx के बराबर होगा, है ना। बिल्कुल विनय सर। तो अगर मैं तुझसे पूछूं भैया इस टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सर टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू टुकड़े का मास इंटू टुकड़े की वेलोसिटी का स्क्वायर। ये टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मैं यहां पे लिख लूं हाफ इंटू dm, dm इज m/L इंटू dx, और इंटू वेलोसिटी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, वेलोसिटी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो v0 स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूं। और अगर मुझे ये इंटीग्रेट करना है तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी k मिल जाएगी। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू निकाल लूं तो ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी हाफ इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, हाफ आपका बाहर आ गया, इंटू m v0 स्क्वायर बाय L क्यूब, m v0 स्क्वायर बाय L क्यूब, m v0 स्क्वायर बाय L क्यूब बाय L क्यूब, L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब आ जाएगा x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, बेसिकली मोटी मोटी बात अब ये है। और इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक। तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, m v0 स्क्वायर बाय 2L क्यूब, m v0 स्क्वायर बाय 2L क्यूब, m v0 स्क्वायर बाय 2L क्यूब इंटू 2L क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, x क्यूब बाय 3। तो x क्यूब बाय 3 को लिख दोगे L क्यूब बाय 3, L क्यूब बाय 3। और अगर आप यहां पे देखोगे L क्यूब से L क्यूब कट गया, तो अगर आप यहां पे देखोगे दिस कम्स आउट टू बी m v0 स्क्वायर बाय 6। यही बेटा मैं आपको कह रहा था, m v0 स्क्वायर बाय 6। तुम्हें क्या करना है, शॉर्टकट याद रखना है कि स्प्रिंग का जब भी मास आए तो 1/3 मास दूसरे ब्लॉक में उसको कन्वर्ट कर दो,
और स्प्रिंग को मासलेस मान लो। बस ये रूल याद रखना। तुम्हें अगर इसका टाइम पीरियड भी निकालना है तो वो भी आप 2 पाई रूट m/k होता है। अब m इफेक्टिव जो लोगे तुम मास वाले स्प्रिंग का, तो मास वाले स्प्रिंग का इफेक्टिव मास m/3 होता है। मोटी मोटी बात ये, अगर आप रखोगे तो आपका कैप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कंसेप्ट अभी तक एडवांस में एक्सप्लोर नहीं हुआ। स्प्रिंग विद मास अभी भी एडवांस के अंदर कहीं ना कहीं टच नहीं किया गया, बट मेरा ऐसा मानना है किसी ना किसी वर्ष तो जरूर आएगा। ठीक है, तो जब आएगा उस साल के बच्चे विनय सर को थैंक यू लव यू लिख देना। ठीक है, हाँ, और तो क्या ही है, बस विनय सर को प्यार ही चाहिए, बट और क्या चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए बोट कैन ट्रेवल। बड़ा ही अच्छा सवाल है यार। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे एफिशिएंट वे बताऊंगा। आई विल टेल यू द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग एंड हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। एक बोट हमारा 3 मीटर पर सेकंड से स्टिल वाटर के अंदर हमारी ट्रेवल कर रही है, एंड इट वांट्स टू क्रॉस द रिवर व्हाइल कवरिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है जी, और रिवर की जो स्पीड है वो हमारी 4 मीटर पर सेकंड है। तो पहले आप जरा इस बात को समझिए मेरे बच्चों, इस बात को आप जरा आराम से समझिए और सुनिए कि देखो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है। ठीक है ना, इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम सो दैट द स्पीड ऑफ वाटर, हाँ ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो आपको याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, आपकी रिवर की जो स्पीड होती है वो ये होती है, और जो मैन अंदर स्विम करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कुछ ऐसे स्विम करता है। और वो ऐसे जब स्विम करता है तो याद रखना, तो आपका जो नेट इन दोनों का स्विमिंग वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का जो नेट वेलोसिटी होता है वो ऐसे आ जाता है। और ये एंगल जो आता है ये हमारा थीटा आता है। अगर आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल के आती है VR/VMR। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं स्विम करूंगा तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की एक कंडीशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कि आपका रिवर की स्पीड मैन की स्विमिंग स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन है, तभी ये केस पॉसिबल है। क्योंकि देखो यार, अगर रिवर की स्पीड मैन की स्पीड से ज्यादा होगी तो साइन थीटा फिर 1 से बड़ा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो बेसिक केस आपने पढ़ा हुआ है ये वाला, ये वैलिड ही तब होता है, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये तभी वैलिड है। बट यहां पर अगर आप इस सिचुएशन में देखें, यहां पे रिवर की स्पीड ज्यादा है और स्विमिंग स्पीड जो है बोट की वो कम है, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा 2 ढंग होते हैं। एक है बिल्कुल बेसिक तरीका, एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है कि सर मुझे नहीं पता, अब आप क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो। तो मैं मान लेता हूं कि सर जो हमारा 3 है बेसिकली, मान लो, है ना, 3 जो है अपन ऐसा मान लेते हैं बेटा, जो 3 है बेसिकली, मोटी मोटी जो कहानी है वो हमारा वर्टिकल के साथ इस थीटा एंगल पे कूदा, ऐसे सोच लो। ठीक है ना, तो मैन कूदेगा तो ऐसे ही 3 की स्पीड से। ठीक है, तो 3 जो है वो वर्टिकल के साथ बेसिकली ऐसे किसी एंगल पे कूदा, और रिवर की जो स्पीड है वो हमारी इधर कितनी है, 4 है। रिवर की जो स्पीड है वो कितनी है विनय सर, वो हमारी 4 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर खेल सकते हो कि सर 3 के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा वर्टिकल 3 cos थीटा और एक आएगा हॉरिजॉन्टल हमारा 3 sin थीटा, और इधर आ जाएगा हमारा 4। तो इनफैक्ट अगर आप इसे कंक्लूड करें तो वर्टिकल आ जाएगा 3 cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा हमारा, जल्दी बोलो, 4 - 3 sin थीटा। अगर हम यहाँ पे देखें कि अब इस केस में देखो बड़ी सीधी सी बात है यार, हमारा जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। हाँ जी विनय सर, ठीक है जी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि या फिर बेटर थोड़ा सा नीचे बनाता हूं मैं, ऐसा लगता है वही ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो भैया देखो जरा जरा ये कुछ ऐसा यहाँ पे बना देते हैं अपन। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ बना देते हैं। तो देखो यार, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज 3 cos थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 4 - 3 sin थीटा, 4 - 3 sin थीटा। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें कि ये नेट वेलोसिटी इधर जाएगी और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बेटा थोड़ा सा भी देखेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है इसे हम बोलते हैं x, और ये ड्रिफ्ट के बराबर है, दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट के बराबर है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये ड्रिफ्ट के बराबर है। ठीक है, अब टेक्निकली मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करना है। देखो यार, कैपिटल D तो वही रहेगा, कैपिटल D तो तुम चेंज कर नहीं सकते,
तो तुम अब जो डिस्टेंस चलोगे, तुम टेक्निकली सोचो, है ना, ये तो हमारा जो डिस्टेंस है ये तो हमारा डी ही रहने वाला है। तो एक्चुअली में जो तुमने लेंथ चली वो एल है, तो एल किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स। तो टेक्निकली तुम अगर देखोगे, मुझे अगर इसे मिनिमम करना है डिस्टेंस को, तो तुम्हारी ड्रिफ्ट मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि डी तो वही है ना। तो तुम्हें ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। तो ड्रिफ्ट कैसे मिनिमाइज होगी, पहले ड्रिफ्ट को लिखो। तो ड्रिफ्ट जो है वो किसके बराबर है, इट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इट इज वही टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह, अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड देखूं, मैं अगर यहां पे देखूं एक्स की वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 4 - 3 sin थीटा, 4 - 3 sin थीटा। और जो टाइम है वो किसके बराबर है, टाइम किसके बराबर है, वाई डायरेक्शन को क्रॉस करने का जो टाइम है वो है डिस्टेंस अपॉन वाई की वेलोसिटी, यानी कि 3 cos थीटा। तो मेरे बच्चों आप बात समझ रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। तो जो ड्रिफ्ट निकल के आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 4 - 3 sin थीटा इंटू डी बाय 3 cos थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं d कांस्टेंट, d बाय 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाय 3 cos को अंदर ले जाओ, तो 4 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो ये ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगी। तुझे इसका मिनिमा निकालना है, तो मैं क्या निकलूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और जीरो करूंगा। तो डेरिवेटिव लेते हैं, आ जाओ। सीकंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा इंटू टैन थीटा, और टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर थीटा, और आप इसका डेरिवेटिव लेके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो 4 सीकंड थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 3 सीकंड स्क्वायर थीटा। मैं अगर यहां से थोड़ी सी बुद्धि लगाऊं, देखो ये कट गया, 4 इंटू सीकंड को साइन, टैन को लिख दो साइन बाय कॉस, इट इज 3 बाय सीकंड कॉस, कॉस से कॉस भी कट गया, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 3/4, साइन थीटा 3/4। यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी साइन इनवर्स 3/4। तो आंसर क्या होगा तेरा आंसर क्या होगा, किस एंगल पे कूदूंगा, 90, ये 90 डिग्री भी है, प्लस थीटा, टोटल एंगल अगर तू निकालेगा यहां से यहां तक का, तो वो कितना आएगा, 90 प्लस थीटा विद द रिवर फ्लो। तो आंसर होगा 90 प्लस साइन इनवर्स 3/4। मेरी बात समझ गया, 90 प्लस साइन इनवर्स 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस केस में बताया है जिसमें तुम वर्टिकल नहीं जा पाओगे, तुम्हें एंगल पे जाके डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो एक है तरीका कैलकुलस, एक कैलकुलस तरीका है, एक है बेटा हमारा जबरदस्त तरीका जिसे हम बोलते हैं वेक्टर तरीका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंटो जिंदगी, विनय सर जिसको पर्सनली मेंटो जिंदगी बोलते हैं। देखिए यार एक बात तो पक्की है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो नेट होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप इस बात से तो समझदार है ना, कि एक्चुअली ये अगर इसी चीज को वेक्टर से समझा जाए कि एक तुम्हारी है रिवर की वेलोसिटी, एक तुम्हारी है रिवर की वेलोसिटी जो कि फिक्स है, रिवर की वेलोसिटी जो कि फिक्स है ना, वो तो राइट साइड पे जा रही है, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी, 4, दैट इज 4। और जो मैन है थीटा वेरिएबल है, अब ये 4 है। अब मैन जो है ये डिफरेंट थीटा के हिसाब से बेसिकली जा सकता है, मैन जो है वो डिफरेंट थीटा के हिसाब से बेसिकली जा सकता है। तो आप जरा अकल से सोचना, अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके 4 के हेड पे रख दूं, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, कैसे, अभी आपको इसका आइडिया एक दे रहा हूं मैं। तो ये अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, जिसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो हमारा कितना है, थीटा। तो इसको मैं यहां दिखा रहा था, मैं इस चीज को यहां दिखा रहा था, अब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसके हेड पे दिखा रहा हूं, मैं इसके हेड पे दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। तो ये एक तरह से दो वेक्टर है, ये रिवर की वेलोसिटी, ये है स्विमिंग वेलोसिटी। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ विनय सर। थोड़ा डायग्राम बेटर बनाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी विनय सर, तो जो भी मेरा रिजल्टेंट बनेगा, तो पहले ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी की टेल ए के हेड पे है, तो ये मेरी नेट वेलोसिटी बेसिकली होगी, ये मेरी बेसिकली मोटी मोटी बात है नेट वेलोसिटी। अब आप जरा बेटा थोड़ा सा जरा समझ के देखो, वेरिएबल कौन है, थीटा, थीटा इज वेरिएबल,
तो तू जरा ध्यान से समझ, जो मैं तुझे बात समझाना चाहता हूं। अगर ये थीटा वेरिएबल है तो सोच इस थीटा को रोटेट कर, तो एक्चुअली एक सेमी सर्कल बनेगा, यस और नो? अगर थीटा वेरिएबल है तो मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये यहां भी आ सकता है। तो अगर मान ली ये वेलोसिटी वेक्टर यहां आ गया फॉर एग्जांपल, तो रिजल्टेंट हमारा इधर आ जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट इधर आ गया, सोच के देख, अब हमारा ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा। तुझे फील आ रही है कि नहीं आ रही है? ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई गेस बच्चे शायद समझ रहे होंगे विनय सर कहां जाना चाह रहे हैं। मतलब अगर ये वेलोसिटी वेक्टर मान ले इधर आ गया फॉर एग्जांपल, तो तब भी तेरी जो नेट वेलोसिटी है वो इधर आ जाएगी, तो तब भी तेरी ड्रिफ्ट बढ़ गई। तो तू शायद समझ गया विनय सर क्या कहना चाह रहे हैं। मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होगी? मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन ये जो तेरे सामने बोर्ड पे बनी हुई है वो यही है कि ये जो नेट वेलोसिटी है इस सेमी सर्कल को टेंजेंट की तरह टच करके चली जाए। बिकॉज अगर यहां पे ये एरो यहां आ गया तो तब भी ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी, अगर ये एरो हमारा यहां कहीं आ गया, यहां कहीं आ गया, तब भी ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन ही यही है कि बेसिकली हमारा ये जो नेट वेलोसिटी है ये इस सेमी सर्कल को टेंजेंट की तरह टच करके चली जाए। तो ये फिगर ही मिनिमम ड्रिफ्ट की है। तो तू देख जरा, एक सेकंड में तेरा आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि सर ये एंगल हमारा 90 डिग्री, तो सर अगर आप देखो ये एंगल थीटा और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90 है तो ये एंगल भी थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ है हमारी वीएमआर की वैल्यू कितनी है 3 बाय 90 के ऑपोजिट आ गया हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 4। तो साइन थीटा 3/4, थीटा इज साइन इनवर्स 3/4। तो समझ रहे हैं, एक ही स्टेप में तेरा आंसर निकल आया, एक ही स्टेप में तेरा आंसर निकल आया। बल्ले बल्ले कर दो यार अगर ये बात समझ गए हो तो, अगर ये बात समझ गए हो तो बल्ले बल्ले कर दो। वाकई अपने आप में धाकड़ सवाल है, अपने आप में धाकड़ सवाल है। ठीक है जी, हाँ डन है, हाँ ठीक है जी। तो ये अपने आप में वाकई यार मतलब गजब आइडिया है अपने आप में। ठीक है, तो अगर आप देखो तो बड़ा ही एक प्रॉपर इकोसिस्टम के अंदर समझ में आते हैं, तो आप उसको जरूर एनकैश करिए अकॉर्डिंगली। आइए जरा मैकेनिक्स का थोड़ा सा और माहौल बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग इन xy प्लेन विद सच दैट वेलोसिटी एट पॉइंट x, y इज गिवन एज v इज इक्वल टू अल्फा y x कैप। बेटा ये तो बिल्कुल ही घटिया सवाल है, 2023 का सवाल है, तो मुझे पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन उन्होंने क्यों बना दिया। वेलोसिटी से फोर्स पे जाना है, तो फोर्स क्या होती है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है? dv बाई dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है ना। तो अगर आप वेलोसिटी को देखें वेक्टर फॉर्म में तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो dv बाई dt बेसिकली तुम्हें लिखना है, तो dv बाई dt तो यानी कि d बाई dt ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिख लेते हैं अपन, क्या है? अल्फा इंटू वाई एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई कैप। ठीक है, बस ये डिफरेंशिएट ही करना था। तो अगर आप देख लो तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका बन जाएगा dy बाई डी टी इंटू एक्स कैप प्लस 2x इंटू टू कॉन्स्टेंट है, फिर उसका डी बाई डी टी ऑफ एक्स, तो यानी कि dx बाई डी टी इंटू वाई कैप। अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा समझो, dy बाई डी टी क्या है? dy बाई डी टी क्या है? y वेलोसिटी, y की वेलोसिटी, और dx बाई डी टी क्या है? x की वेलोसिटी। तो 2vx y कैप। तो मैं अगर यहां पे देखूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अल्फा इंटू वी एक्स वी वाई। अच्छा वी वाई क्या है? ध्यान से देखो जरा, मैं लिख लेता हूं यहां पे, चलो वी वाई इंटू एक्स कैप प्लस 2vx प्लस 2vx वाई कैप, अल्फा इंटू वी वाई। अब वी वाई क्या है? y की वेलोसिटी। तो y की वेलोसिटी जो है वो है 2x, y की वेलोसिटी है 2x इंटू अल्फा, अल्फा भी है ना, 2x इंटू अल्फा। तो दिस कम्स आउट टू बी 2x इंटू अल्फा एक्स कैप और 2 इंटू वी एक्स है x की वेलोसिटी।
तो एक्स की वेलोसिटी अल्फा वाई है, अल्फा वाई इंटू वाई। तो मैं अगर यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वेयर इंटू एक्स कैप प्लस 2 अल्फा स्क्वेयर वाई इंटू वाई कैप। इसी चीज को अगर तुम मास से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी फोर्स बन जाएगी, बस कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये कर लेना, ये मेरे ख्याल से 2, ये जो है अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर एक्स कैप वाई कैप, मेरे ख्याल से ए ऑप्शन ये आंसर बन जाएगा। करके देख लेना, आपका कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी डायरेक्ट, वेरी इजी एंड कंफर्टेबल क्वेश्चन। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर कलीजन भी है और कुछ आपका बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एसएचएम भी है, तो दोनों को मल्टी कंसेप्ट को ज्वाइन करके बेसिकली इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आइए आपको इस प्रॉब्लम को दिखाते हैं, बहुत सारे अच्छे आइडियाज भी आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इट इज रोटेटिंग ऑन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन फिगर। ये एक हमारा फ्रिक्शनलेस फ्लोर है जहां पे ये हमारा ऐसे रखा गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारा 2 न्यूटन पर मीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, जो ब्लॉक का मास है वो हमारा, ब्लॉक का जो मास है वो हमारा 2 kg है, ठीक है जी। ब्लॉक का जो मास है वो हमारा यहाँ पे 2 kg गिवन है, ठीक है। इग्नोर द मास ऑफ दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग का मास हमने यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है। ये 1 kg है, ये 2 kg है, और आपसे पूछा गया ये 2 मीटर पर सेकंड से इसके पास गया, हिट किया। तो देखिए मोटी मोटी बात है बेटा, ये इसको जाके हिट करेगा, ये हमारा रेस्ट पे था, ठीक है। तो टक्कर के बाद मान लेते हैं ये हमारा 1 kg है, इसकी स्पीड मान लो आ गई v1, और 2 kg की जो स्पीड है टक्कर के बाद बेटा वो आ गई हमारी v2, ठीक है। तो टक्कर के बाद की वेलोसिटी v2 है। तो सबसे पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सवाल है, कलीजन ऐसी हुई है ना, सच दैट द 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। तो बेसिकली 2 kg ब्लॉक जो है, मतलब स्प्रिंग इतना स्ट्रांग है कि ये कंप्रेस करके वॉल पे हिट नहीं किया, है ना। एंड द डिस्टेंस इन मीटर्स व्हेन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। तो हो क्या रहा है, जब ये ब्लॉक इसको जाके हिट करेगा तो 2 kg आगे जाएगा, और जो 1 kg है बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली वो रिबाउंड करेगा। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप v1 सॉल्व करो, वो सॉल्व करके नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। तो ये क्या करेगा, ये जब हिट होगा तो ये जाके कंप्रेस करेगा, फिर वापस आएगा, और जब ये वापस आ जाएगा नेचुरल अनस्ट्रेच पोजीशन में वापस आ जाएगा, उस दौरान ये जो 1 kg है ये पीछे भी आ चुका होगा, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये सवाल है। तो समझ रहे क्वेश्चन को। तो मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम करना चाहिए कि यार इन वेलोसिटीज को निकाल ले। तो देख यार, एक तो तुझे पता है कि यार, और कोलिजन जो है हम इलास्टिक मानेंगे, है ना, कहीं लिखा हुआ है इलास्टिकली, देखो ये भी गिवन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो सबसे पहला काम बच्चों, आपको मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए। तो इसका मोमेंटम है 1 × 2, है ना, और उसका मोमेंटम है 0, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 × v1 प्लस 2 × v2। तो ये आ जाएगा v1 प्लस 2v2, बेसिकली v1 प्लस 2v2 जो है ये 2 के बराबर आ जाएगा। v1 प्लस 2v2 जो है ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। v1 प्लस 2v2 जो है वो हमारी, v1 प्लस 2v2 जो है वो मेरी 2 के बराबर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, v2 माइनस v1। दूसरी इक्वेशन आएगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। तो e तो हमारा यहाँ पे 1 है, e हमारा 1 है, इलास्टिक कोलिजन है, u1 हमारा 2 है, u2 हमारा 0 है, तो 2 माइनस 0। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे v2 माइनस v1 जो है ये 2 के बराबर है, v2 माइनस v1 जो है ये 2 के बराबर है, ये मेरी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो v2 माइनस v1 2, यानी कि माइनस v1 प्लस v2 जो है ये 2 के बराबर है ना, सॉरी माइनस v1 प्लस v2, क्या लिखा मैंने, माइनस, हाँ v2 माइनस v1 हमारा 2 के बराबर है, और ऊपर वाली आ जाएगी v1 प्लस 2 v2 हमारा 2 है। तो v1 प्लस 2 v2 जो है ये भी हमारा 2 के बराबर है, बेटा देख लो, है ना, हाँ ये v2 है। तो आप देखो v1 v2 दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करते हैं, ये कट गया, 3v2 4 आ जाएगा, v2 की वैल्यू सॉल्व करिए 4/3 आ जाएगी। v2 अगर 4/3 आ गया, v2 अगर 4/3 आ गया, तो अब हमारा अगर v1 निकाला जाए तो माइनस v1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 2। तो v1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो उसको उधर ले आओ, 4/3 माइनस 2 निकाल लो, तो ये आ जाएगा -2/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है, v1 नेगेटिव आ गया मेरे भाई, मतलब टक्कर के बाद ये रिबाउंड करेगा। तो अब जरा तो ध्यान से समझ, जब इसकी टक्कर होगी, जब ये यहां पे आके इसे हिट करेगा, टक्कर
इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और ये वाला जो है ये रिबाउंड करेगा, नेगेटिव का मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जब जाएगा और यहां से जब ऐसे कंप्रेस करके वापस आएगा तो जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड का हाफ होगा, क्योंकि ये अब आपको पता है ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2π√m/k, और ये जो है ये उसका हाफ है t/2 टाइम, क्योंकि ये आधा साइकिल हुआ है। तो 2π√m/k पूरा टाइम पीरियड है, तो बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका π√m/k, π√m/k। तो अगर मैं यहां पे देखूं π√m/k, तो पाई कुछ गिवन है क्या अपने को, कुछ गिवन है नहीं, चलो कर लेते हैं। तो इसका मास गिवन है 2, कर लेते हैं चलो। तो पाई इंटू मास हमारा 2 है, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू भी गिवन ही होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी 2 है, तो ये इससे कट जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है पाई सेकेंड्स, टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है पाई सेकेंड। ठीक है जी। अब इस टाइम में ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये निकालना है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये निकालना है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम जो है बेटा वो हमारा पाई है। तो आंसर हमारा निकल के आएगा 2/3 इंटू पाई। एक बार देख लो क्या पूछा गया है। और बेटा पाई ना कहीं लिखा होगा, पाई की कोई वैल्यू गिवन होगी 22/7 या जो भी है ना। तो 2π/3 फाइनल आंसर आपका निकल आएगा, वही वाला। हाँ, तो 2π/3 देखो, 2π/3 आप ये पूरा सॉल्व करना। ये 2 ये वही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं 2.09, तो सॉल्व करके 2.09 मीटर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आंसर निकल आएगा, 2.09 मीटर आंसर निकल आएगा। ठीक है, वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बच्चों। यार ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटी प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों देख रहे हैं, इट इज अ वंडरफुल ब्यूटी प्रॉब्लम। मतलब एक्चुअली जिसको खूबसूरत प्रॉब्लम कहा जा सकता है, ये वो वाला सवाल है। क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका टिपिकल हार्डकोर एडवांस की स्पिरिट का सवाल है। एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इट इज हेल्ड वर्टिकल ऑन अ फ्लोर विद लार्ज फ्रिक्शन। तो हो क्या रहा है, एक रॉड है, ध्यान से देखिए जरा, एक रॉड है। आइए मैं एक एक करके आपको पूरा इस क्वेश्चन का सिचुएशन समझाता हूं। एक रॉड है और इस रॉड को ऐसे करके एक वर्टिकली पोजीशन पे खड़ा किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ऐसे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, एक वर्टिकल लार्ज पोजीशन के ऊपर खड़ा किया हुआ है। हमने इस रॉड को हल्का सा जेंटल पुश दे दिया। ठीक है, और यहां पे हमें गिवन है कि फ्रिक्शन सफिशिएंटली लार्ज है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m इज हेल्ड वर्टिकल ऑन ए फ्लोर विद लार्ज फ्रिक्शन। लार्ज फ्रिक्शन का मतलब कि यार ये जो पॉइंट है हमारा, इसको फ्रिक्शन ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यार ये जो पॉइंट है ये जब जेंटल पुश दोगे तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये पॉइंट उठ जाएगा, नहीं, फ्रिक्शन उसे चिपकाया हुआ है अपने साथ। तो इट इज लाइक अ हिंज्ड पॉइंट, ये हिंज्ड पॉइंट। तो जब ये रॉड ऐसे करके स्लाइड करके नीचे गिरेगी, ठीक है, जब ये ऐसे करके स्लाइड करके नीचे गिरेगी, तो एक तो चीज आपको ये क्लियर कट बेटा पता ही है कि देखो जब ये यहां से यहां गिर रही है तो ये एक सर्कुलर मोशन फॉलो करेगी। इनफैक्ट जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, आपसे ये कुछ कुछ पूछा गया है, इसका ओमेगा कितना होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी आप देखोगे, थोड़ी सी अगर आप अकल से लगाओगे तो ये भी एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये इनिशियल लेंथ हमारी जो है ये है हमारी l/2। ठीक है जी, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये भी हमारी है l/2। और ये जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल जो है ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो l/2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वाला, है ना, तो ये बेसिकली ये वाला, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा l/2 cos 60। तो दिस कम्स आउट टू बी l/4। तो टेक्निकली अगर आप यहां पे देखें सेंटर ऑफ मास कितना डिप हो गया, तो ये अगर हमारा l/4 है, ये l/2 है, तो ये कितना डिप हो गया, ये l/4 डिप हो गया। तो सेंटर ऑफ मास अगर l/4 डिप हो गया तो mg इंटू l/4 अगर हम करें, बेसिकली जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैंने लूज की है वो सारी की सारी काइनेटिक में हमें मिल जाएगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और I की वैल्यू आ जाएगी ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं, क्या इसे लिखा जा सकता है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी
जितनी पोटेंशियल एनर्जी मैंने लूज की, है ना, जितनी पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चों मैंने लूज की, वो सारी की सारी मुझे आगे चल के काइनेटिक में मिल गई, क्योंकि इस वक्त इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कर दूं, मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ पे पूरा सेट है। एम से एम पूरा कट गया, एल से एल पूरा कट गया, और अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकाल लें, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो 3g/12 का अंडर रूट, 3g/12 का अंडर रूट। क्या ये बात से आप सहमत हैं? ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, अगर आप मैकेनिक्स के अंदर पूछो, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरी फिजिक्स को एक तरह से कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर आपके लिए लाके रख दिया। ठीक है, डन है, तो ओमेगा आ जाएगा, तो √3g/12। तो आप देख लो एंगुलर स्पीड जो है रॉड की वो इसके बराबर है। ठीक है जी, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिखी गई है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, रेडियल एक्सेलरेशन, बहुत कुछ पूछा गया। ये एक ऐसा सवाल है इसने पूरी मैकेनिक्स को निचोड़ के आपके सामने रख दिया। ठीक है, अच्छा अब तेरे से अगर कोई पूछे कि यार एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, तो अल्फा पूछा गया, तो उससे अल्फा कैसे निकाल लेगा? सर अल्फा भी बहुत आसान है निकालना। क्या तरीका है अल्फा को निकालने का? सर अल्फा ऐसे निकलेगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से। तो मैं अगर अल्फा निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो अपन दोबारा इस रॉड के ऊपर आ जाते हैं, रॉड के ऊपर आ जाते हैं, और ये कितना एंगल है हमारा? ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री वर्टिकल के साथ। ठीक है जी, तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है, तो इस वक्त मुझे इसका ओमेगा पता है √3g/12। मुझे अब इसका अल्फा निकालना है, मुझे इसका अब अल्फा निकालना है, अल्फा कितना है? तो मेरे भाई देख, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे एक हमें फोर्स लग रही होगी हमारी फ्रिक्शन की, एक हमारा यहाँ पे जो लग रहा होगा, ये लग रहा होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और डेफिनेटली एक हमारा जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा हमारा वेट, वो लग रहा होगा हमारा mg। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा निकालना चाहता हूं, तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और इसे मैं हिंज के अबाउट लिखता हूं, मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसके अबाउट लिखता हूं। फायदा इसका ये कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क होगा 0, सिर्फ टॉर्क आएगा ग्रेविटी का, और वो भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग जाएगा। कितना निकलेगा ये बेटा? देखो ये लेंथ जो है हमारी, ये हमारी l है, ये सॉरी ये लेंथ हमारी l/2 है, तो वर्टिकल आ जाएगा l/2 cos 60, तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा l/2 sin 60, जो कि √3/2 है। तो ये अगर आप देखोगे तो l इंटू √3/4 आ जाएगा। तो मैं अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं, √3l/4 r परपेंडिकुलर इंटू, अगर ये फोर्स देखी जाए तो ये आ जाएगी हमारी mg, और I की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ml²/3 इंटू अल्फा। तो अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, ये हमारा कट गया, L से L कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3√3g/4l, 3√3 है ना, ये इसको इधर ले आओ, 3√3g/4l, ये मेरा अल्फा निकल आएगा। डन है, डन है। तो मुझे अब रॉड का अल्फा भी पता है, ओमेगा भी पता है। अच्छा इन्होंने अल्फा कितना दिया है? इन्होंने 2g/l दिया है, तो ये ऑप्शन आपकी रिजेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज सुनिए, अगर मुझे अल्फा पता है, ओमेगा पता है, तो मैं इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, जो एक्चुअली में एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, जो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, मुझे ओमेगा भी पता है, मुझे अल्फा भी पता है, तो मैं क्या उसकी एक्सेलरेशंस लिख सकता हूं? हाँ जी सर। तो एक एक्सेलरेशन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, एक होगी उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी मेरे बच्चों? वो होगी हमारी r अल्फा। तो r कितना है? l/2 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 3√3g/4l। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, तो l से l आपका कट गया, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3√3g/8, 3√3g/8 ये आ जाएगी हमारी। और ऐसे ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? ω²r। तो अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं, ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर करिए तो 3g/12 आ जाएगा, 3g/12 आ जाएगा, इंटू l/2 कर लो, इंटू l/2 कर लो, ये हमारा कट जाएगा, तो सेंट्रीपिटल की वैल्यू आ जाएगी 3g/4, सेंट्रीपिटल की आ जाएगी 3g/4। टेंजेंशियल पता है, सेंट्रीपिटल पता है, टेंजेंशियल पता है, सेंट्रीपिटल पता है। ठीक है, यू नो द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यू नो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब अगर हम यहां पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये मेरी आ जाएगी फ्रिक्शन, ये मेरा आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, और ये हमारा नीचे आ जाएगा वेट mg, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी अगर आप रखते हैं।
तो एक बात अब याद रखिए, आपसे पूछा गया है सेंट्रीपिटल, कितना सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल आ रहा है 3g/4। तो रेडियल एक्सेलरेशन, हाँ देखो भाई रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल वो 3g/4 है, तो सी ऑप्शन भी मेरे बच्चों हमारी करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन भी विनय सर हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब तेरे से जो पूछा गया लास्ट चीज बची है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बात याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि हिंज रिएक्शन। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो हिंज है इसका नेट रिएक्शन, अच्छा हिंज रिएक्शन क्या होगा, f² + n² का अंडर रूट। अगर आप मान लो ये हिंज, अगर इसे हिंज ही मान ले जो हिंज की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो हिंज मतलब जो पूरा वहां से फोर्स आ रहा है ग्राउंड से, तो f² + n² का अंडर रूट हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन और नॉर्मल अगर तुमसे यहाँ पूछ लिया जाए तो फिर वो कैसे निकालोगे। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर कभी हमसे ये नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया जाए या हिंज रिएक्शन पूछ लिया जाए, तो आपने सदैव एक ही चीज करनी है और वो है आपकी F = ma। याद रखना F = ma में F होगी नेट फोर्स और A होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना, तो याद रखना जब भी कभी हिंज रिएक्शन निकालना हो तो F = ma से आंसर निकलेगा, जिसपे F होगी नेट फोर्स और A होगा सेंटर ऑफ मास का। अब देखो ये मोटी मोटी बात जो मैं समझ पा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की, देखो जो नॉर्मल रिएक्शन है, देखो दो तरीके हैं। अगर तुम्हें रेडियल डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, तो या तो तुम इन फोर्सेस को और इन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को तुम इस डायरेक्शन में या इसके परपेंडिकुलर तोड़ो और फिर F = ma लिखो। तो उससे मुझे लग रहा है और कॉम्प्लिकेट होगा, बिकॉज F का भी कंपोनेंट आएगा, N का भी कंपोनेंट आएगा और समय लग जाएगा उसको सॉल्व करने में। या मुझे जो लग रहा है कि यार यहाँ पे नॉर्मल हमारा y डायरेक्शन में है, तो क्यों ना हम एक्सेलरेशन को नेट y में निकालें। तो अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो, देखो तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल भी बच्चों हमारा 60 होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 30 होगा, ये वाला जो एंगल होगा विनय सर वो सॉरी 30 होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हमारी रॉड है, ये जो हमारी रॉड है, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था, है ना, अब देखो 80, अब 80 का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा वो आएगा 80 cos 30, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन cos 30, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 80 sin 30। आई एम राइट बच्चों, है ना, टेंजेंशियल का cos 30 sin 30। ऐसे AC का डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा AC cos 60, AC cos 60 डिग्री, और अगर ये cos 60 है तो इधर आ जाएगा AC sin 60 डिग्री। तो अगर आप ये थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं तो आप देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। सर ये नॉर्मल है, सर ये फ्रिक्शन है, और सर ये mg है। तो अगर मैं F = ma y डायरेक्शन में लगाऊं तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। अब देखो जरा, हमारी जो नेट एक्सेलरेशन है y में वो डाउनवर्ड है, हमारी जो नेट एक्सेलरेशन है y में ए नेट इन y डायरेक्शन वो हमारी डाउनवर्ड है। तो अगर मेरी नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, वो है mg माइनस n। तो आप ये क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे mg माइनस n इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन y में कितनी है जल्दी देख, वो है AC/2 cos 60 प्लस 80 इंटू cos 30 √3/2। ये आपको करना पड़ेगा, और अगर आप इस इक्वेशन से n निकाल लें तो आपका बल्ले बल्ले है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, लाइफ आपकी पूरी चिल है, लाइफ आपकी पूरी चिल है। यहां से तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल ले, लाइफ तेरी चिल है, लाइफ तेरी सेट है, तो अपना आगे बढ़ जा। ठीक है, तो आप निकाल लेना, आई गेस निकाल के आंसर भी मैच कर जाते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो आप निकाल के देख लेना, आपका mg/16 आ जाता है। आपको ये AC/AT की वैल्यूज मैंने बताई दी है ना, AC/AT की वैल्यूज जो पीछे निकालनी है ये उठा के बस पुट कर देना, कैलकुलेशंस है, आपका आंसर यहाँ पे निकालेंगे आप, आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इट इज बच्चों अब वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने अभी सॉल्व किया है। ये वो सवाल है जो आपके रोटेशन के प्राइमरीली सारे मेजर कंसेप्ट को कवर कर देता है। समझ आ रहा है मेरे बच्चों अपने को? एवरीबॉडी डज इट मेकिंग सेंस? यस और नो? यस और नो? यस सर, डन है, डन है। तो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। एक सवाल बेटा मैं और आपको सिखाना चाहता हूं,
2024 का सवाल है। इस सवाल को भी देखिए, ये भी लेटेस्ट प्रॉब्लम है हमारा 2024 का, लास्ट ईयर जेईई एडवांस का सवाल है। एंगुलर इंपल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, एंगुलर इंपल्स के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा ही वंडरफुल खूबसूरत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके सामने एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ध्यान से सुनिएगा, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ एल है। तो मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास एक ये रॉड है, आई हैव दिस रॉड, ठीक है, मेरे पास ये एक रॉड है, ये मेरे पास एक रॉड है। इस रॉड का विनेसर जो मास है वो m है और जो लेंथ है वो l है, ठीक है। मैंने इस रॉड को एक यहां से एक लीनियर इंपल्स दी है p, लीनियर इंपल्स दी है p, और ये जो लीनियर इंपल्स है इसका इस रॉड के सेंटर से, इस रॉड के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा x है, ये डिस्टेंस हमारा x है। मोटी मोटी बात हमारी ये है, लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेना। इस केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, है ना, एक स्ट्रिंग है और एक धागे से बेसिकली अटैच्ड है, धागे से अटैच्ड है। और ये जो आप इधर देख रहे हैं, तो दिस इज अ थ्रेड, ये एक थ्रेड है, तो थ्रेड की जो लेंथ है वो भी l है और इसकी भी जो रॉड की जो लेंथ है वो l है हमारी, ठीक है जी, थ्रेड ऑफ लेंथ l। The other end of the string is pivoted on point O. Horizontal impulse P is imparted to the rod at a distance x equal to L by n. तो हमने क्या किया, हमने एक ये डिस्टेंस है L, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है, लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये जो रॉड है, रॉड के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये x है और इसकी वैल्यू जो है उसने L by n बोली। हमें n की वैल्यू निकालनी है, मुद्दा ये है कि n कितना है, ठीक है, बेसिकली तुम्हें x निकालना है, मुद्दा ये है कि तुम्हें x निकालना है ना। Then the rod and the string revolve together around point O and remaining aligned with the string. In such case the value of n, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि डेफिनेटली आपने जब इसको ये इंपल्स दी, जब तो आप इंपल्स दोगे बेटा, देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप इंपल्स दोगे तो ये जो रॉड है ये एक तो ओमेगा से रोटेट भी करेगी, ठीक है, और डेफिनेटली इस रॉड का कुछ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v नॉट भी हमें मिल जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पे दो तरह के इंपल्स है, एक है लीनियर इंपल्स। तो लीनियर इंपल्स होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं लीनियर इंपल्स की वैल्यू देखूं बेटा, वो हमारी कितनी है, वो हमारी p है। लीनियर मोमेंटम कितना है मेरा, mv नॉट, और इनिशियल 0 है, रॉड रेस्ट पे थी, और अगर सेंटर ऑफ मास को v नॉट वेलोसिटी मिल गई mv नॉट इंटू p आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, jp इज इक्वल टू mv नॉट, p इज इक्वल टू बेसिकली मैं अगर मैं लिखूं दैट इज m इंटू v नॉट, ठीक है। अच्छा, v नॉट को आप लिख भी सकते हो एक अलग अंदाज में। अगर आप टेक्निकली देखो यार, सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना हो गया, अगर आप सेंटर से इस सेंटर ऑफ मास का देखो, ये L है, ये L/2 है, तो ये आ जाएगा 3L/2। तो V नॉट को हम लिख सकते हैं, V नॉट को हम लिख सकते हैं 3L/2 इंटू ओमेगा, 3L/2 इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू m, और ये हमारा P के बराबर आ जाएगा, ये हमारा P के बराबर आ जाएगा, ये हमारा विनेसर किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डन है मेरे बंधु। तो यहां से अगर तो थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो एक हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, P की और, है ना, और ओमेगा की। डन। अच्छा, अब अगर हम देखें कि यार इस लीनियर इंपल्स का एक एंगुलर इंपल्स भी होगा, तो जो एंगुलर इंपल्स होता है वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सिंपल से एक रूल है ना, सॉरी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो डेल्टा एल के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे देखूं एंगुलर इंपल्स क्या होती है बेटा, आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इंपल्स। बेटा सीधा सा रूल है यार, जैसे टॉर्क होती है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ऐसे एंगुलर इंपल्स होती है आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इंपल्स। तो आर परपेंडिकुलर मतलब इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इस लीनियर इंपल्स से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये 3L/2 है, ये x है, तो अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ये आ जाएगा 3L/2 प्लस x। तो अगर मैं यहां पे लिखूं 3L/2 प्लस x, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू लीनियर इंपल्स जो है बेटा वो हमारी p है, 3L/2 प्लस x हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, इनटू p दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम बेटा आ जाएगा हमारा इनिशियल जीरो, इनिशियल रॉड रेस्ट पे थी। अब नया एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, तो आप अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ, नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये रॉड है, ये धागा है, तो अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, आप अगर इसे ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, और इसके साथ जो डिस्टेंस है, इसके साथ जो डिस्टेंस है वो 3L/2 है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा I ओमेगा।
आई की वैल्यू क्या होगी, जरा सोच के देखना बेटा। अगर रॉड अपने एंड के अबाउट सेंटर के अबाउट रोटेट करे तो होता है ml स्क्वायर बाय 12। यही रॉड अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे तो वो आई होता है ml स्क्वायर बाय 12, और ये आएगा प्लस m इंटू डी स्क्वायर, प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो है हमारा 3l/2 का स्क्वायर। तो अगर आप, और ये इंटू ओमेगा, ओमेगा तो आएगा ही आएगा आपका बेसिकली। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 9 ml स्क्वायर बाय 4, है ना, इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। ठीक है, तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। मैं अगर ये एलसीएम भी ले लूं तो ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, नीचे 12, तो ml स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 27 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। और अगर इसको देखा जाए 28/12 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 7, मोटी मोटी बात अगर हम 4 से कट करें 7/3 ml स्क्वायर बाय ओमेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 7/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो मुद्दे की बात मेरे भाई, यहां से अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं आपको P की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अगर आप यहां पे देखो 3l/2 प्लस एक्स, में अगर यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर दूं आप लोगों के लिए, तो 3l/2 प्लस एक्स इंटू पी, है ना, 3l/2 एक्स इंटू पी, और पी की वैल्यू ये ले लो m इंटू 3l/2 ओमेगा, m इंटू 3l/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 7 ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, 7 ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। तो बेटा यहां से देखते हो सिर्फ x निकालना है तुझे। तो देखिए, एक तो ये m से m कट जाएगा, l से एक l कट जाएगा, ओमेगा से तेरा ओमेगा भी कट जाएगा। तो बड़ा ही नीट एंड क्लीन आंसर अपना बन जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको उधर ले जाओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा आपके सामने 14/9l इज इक्वल टू 3l/2 प्लस एक्स। यहां से मेरे बच्चों x निकाल ले, यहां से तू x निकाल ले, तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स के ऊपर भी एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। लीनियर इंपल्स से एंगुलर इंपल्स जो है ये आपकी जनरेट हुई है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। हाँ, ये हमारा सॉल्व करिए, सॉल्व करके x की वैल्यू l/18 आपकी निकल आएगी। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, क्यूट क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल है। ठीक है जी, बड़ा ही आपको इसके अंदर आनंद आएगा। एंड एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, अगला जो सवाल मैंने आपके लिए रखा है ये आपका होमवर्क है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आज तक कभी आया नहीं है जेईई एडवांस में, बट मैं आपको बता देता हूं ये सवाल आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक टच नहीं हुआ, फ्रिक्शन की इंपल्स कभी टच नहीं की गई, आपकी जस्ट माइंड की, उसके लिए इसको डिस्कस किया गया। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एक एडवांस से कुछ दिन पहले हम एक सेशन करते हैं, ठीक है, और उस सेशन का नाम होता है शॉर्ट शॉट। तो जैसे हम आपको जेईई मेंस के शॉर्ट शॉट 20 कराते हैं, एडवांस के हम आपको शॉर्ट शॉट 5 कराते हैं। तो आई विल पिक दिस क्वेश्चन देयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं यू गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, आप थोड़ा सा एक बार इसको इन्वेस्ट जरूर करें, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। क्योंकि जो तुम्हें अभी मैंने आइडिया दिया है 2024 में जो सवाल आया, ये उसी का भाई बहन है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन आई विल पिक इन दैट शॉर्ट शॉट 20 प्रॉब्लम, शॉर्ट शॉट 5 प्रॉब्लम। तो बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अटेम्प्ट करें, आपका होमवर्क है। कमेंट्स में मुझे इस ऑप्शंस पे आपके सामने इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। ऐसे ही कोई बच्चा अपनी कॉलेज की शुरुआत एक अच्छे कोडिंग से साथ करना चाहता है, कि कोडिंग का एक्सपोजर लेके जाना चाहता है, आप लोगों के लिए एक बड़ा अमेजिंग कोर्स प्लान किया है। खुद आईआईटी दिल्ली के और आईआईटी के पास आउट, आईआईटी से बीटेक करने वाले, है ना, हमारे एक मित्र हैं जो जल्दी ही आपके सामने हम आपको दिखाएंगे भी, और आपके लिए ऐसा कोर्स की प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो जैसे ही जेईई एडवांस आपका खत्म होगा, आपको इसके रिगार्डिंग हमारी टीम कॉल भी करेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर फिल करें, आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, बदलते वक्त के साथ बदलिए। मेरा ऐसा अनुमान है, आने वाले जमाने के अंदर बेटा बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जिस आदमी के अंदर स्किल होगी वही आगे सक्सेसफुल होगा। तो अगर वो ट्रैक बनता हुआ, आप भी समझ रहे हैं आजकल जो जमाना है एआई का, अगर वो जमाना बदल रहा है तो समझदार इंसान वही होता है जो जमाने, बदलते जमाने के साथ एक एक कदम साथ साथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बहुत आगे वो चला गया फिर मैं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इनएविटेबल है, ये तो सबको सीखनी ही पड़ेगी।
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच एज अ गुड बैकअप प्लान। ठीक है, तो कॉलेज की शुरुआत पहले से एक कॉन्फिडेंस के साथ करिए और बाकी मजे करते रहो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बल्ले बल्ले मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।